हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको थ्योरी पोर्शन ऑफ अप्लाइड मैथ्स करवाएंगे। यानी कि अप्लाइड मैथ्स के एग्जाम में जिस भी चैप्टर से, जिस भी यूनिट से, जिस भी टॉपिक से थ्योरी आ सकती है, वो सब के सब टॉपिक्स आपको आज की वीडियो में करवाए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ 100% शेयर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं 100% श्योर हूं कि आप किसी भी बुक में से अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% गलत होते हैं ना। इस वीडियो को पूरा देख लो, पूरा वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इन्फेरेंशियल स्टैट से। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से सबसे पहले इन्फेरेंशियल स्टैट्स की थ्योरी आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्फेरेंशियल स्टैट्स। ठीक है भैया, तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की बातें करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन से। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन से। तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की अभी तक तो हर एक बच्चे ने हमारी वीडियो देखी हुई है। तो पॉपुलेशन में यानी कि इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में सबसे पहला काम होता है इस पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करना। हाँ या ना? कलेक्ट करना यानी कि आप कह सकते हैं सिलेक्ट करना। ठीक है, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब आपने सैंपल कलेक्ट करा पॉपुलेशन में से, तो इस वाले सिलेक्शन का नाम क्या होता है? तो भाई इसका नाम सैंपलिंग होता है। ठीक है, अभी क्या नाम होता है? सैंपलिंग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सैंपलिंग से करेंगे। सैंपलिंग कैसे करेंगे? सिलेक्टिंग कैसे करेंगे? दो तरीके से करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर सकते हैं या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर सकते हैं। दोनों में से एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सैंपलिंग के दो मेथड कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो सब चीजें मैं यहाँ पे नोट करता जा रहा हूँ ना, कॉपी में आप नोट करते जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको फुल फॉर्म में नोट कर लो। देयर आर टू टाइप ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और अपना क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, दो मेथड होते हैं। इसके बाद में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आपने पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन करी। ठीक है, आपने पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन करी तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, आपने क्या कैलकुलेट करा है? आपने पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करा है। इसी तरह से आपने अगर सैंपल की कैलकुलेशन करी है, ठीक है ना, आपने सैंपल की कैलकुलेशन करी है, तो सैंपल की कैलकुलेशन में आपने क्या करा है? स्टैटिस्टिक डिटरमाइन करा है। ठीक है भैया, स्टैटिस्टिक डिटरमाइन करा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? पैरामीटर होता है। सिंपल सा मतलब है, सैंपल की कैलकुलेशन करी है, स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करा है। पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करी है, पैरामीटर कैलकुलेट करा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करा है तो क्या कैलकुलेशन करा है? तो एक तो आपको सैंपल मीन कैलकुलेशन करना है, एक सैंपल वेरियांस कैलकुलेशन करना है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करना है। यही तीन के तीन यहाँ पे कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन मीन कैलकुलेशन करना है, एक आपको पॉपुलेशन वेरियांस कैलकुलेशन करना है और एक आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन मीन क्या है? भाई पॉपुलेशन मीन क्या है? तो बता देना पैरामीटर है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बता देना स्टैटिस्टिक है। पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है? बता देना पैरामीटर है। सैंपल वेरिएंस क्या है? बता देना स्टैटिस्टिक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोलेंगे कि जो सैंपल मीन है और सैंपल वेरिएंस है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है, इनके सिंबल्स वगैरह कैसे होते हैं? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा सिंबल किसका है? पॉपुलेशन मीन का सिंबल म्यू होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर होता है, पॉपुलेशन एचडी का सिग्मा होता है, सैंपल मीन का सिंबल एक्स बार होता है, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर होता है, स्मॉल सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस होता है। आपके एग्जाम में बोलेंगे बताइए सिग्मा क्या है? व्हाट इज सिग्मा? तो बता देना पॉपुलेशन एचडी है। व्हाट इज म्यू? बता देना पॉपुलेशन मीन है। व्हाट इज एस? तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्मॉल लेटर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सैंपल की कैलकुलेटेड वैल्यू को, यानी कि स्टैटिस्टिक को, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई इन तीन को कैलकुलेट करने के बाद में अगर आपको यहां से यहां पे आना है तो आप आएंगे एस्टिमेशन थ्योरी से, राइट?
आप यहाँ पे कैसे आएंगे, एस्टिमेशन थ्योरी से आएंगे, आपको एस्टिमेशन थ्योरी अप्लाई करनी होगी। तो अगर आपको एस्टिमेशन थ्योरी अप्लाई करनी है तो एस्टिमेशन थ्योरी कहती है कि जो म्यू का वैल्यू है, जो पॉपुलेशन मीन का वैल्यू है, वो इक्वल रहेगा समेशन एक्स के डिनोमिनेटर में एन के, जहाँ पे एन होगा सैंपल साइज। ठीक है, अगला आपको अगर ये वाला सिग्मा स्क्वायर पता करना है, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस पता करना है, तो इसका काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बनेगा समेशन एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एन माइनस वन। ठीक है, क्या होगा, डिनोमिनेटर में एन माइनस वन। एंड अगर आपको एच डी पता करना है, ठीक है, ये वाला पॉपुलेशन एच डी पता करना है, इन वैल्यू से यहाँ पे आना है, पॉपुलेशन एच डी पता करना है, तो ये होगा आपका रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर के डिनोमिनेटर में एन माइनस वन। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला पक्के हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको बोला जाता है डिटरमाइन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर डिटरमाइन सैंपल वेरिएंस। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है। तो एक्स बार का आंसर होता है समेशन एक्स अपॉन एन। कितना होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। सैंपल मीन क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन होता है। अब क्योंकि सैंपल मीन भी समेशन एक्स बाई एन है, एस्टिमेशन थ्योरी के हिसाब से पॉपुलेशन मीन भी समेशन एक्स बाई एन है, तो बोला जाता है बाय यूजिंग एस्टिमेशन थ्योरी कौन से दो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक सेम होते हैं, तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन सेम होता है। समझ गए बात को ना, इस तरीके की थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसके बाद में एस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो मेरे दोस्तों एस स्क्वायर का वैल्यू होता है आपके पास समेशन में एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एस का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में एन। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एन माइनस वन है, यहाँ पे एन है। ये वाला वैल्यू एस्टिमेशन थ्योरी से कैलकुलेट किया गया है और एस्टिमेशन थ्योरी कहती है एन माइनस वन आएगा। ये वाला वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट किया गया है तो यहाँ पे एन आएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बोलेंगे कि पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस हमेशा एस्टिमेशन थ्योरी से कैलकुलेट होता है, तो फॉर्मूला ये वाला होगा, जहां जिस ऑप्शन में ये होगा उस पर टिक कर देना। एग्जाम में आपको बोलेंगे बताइए सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। आपके एग्जाम में जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा उसके ऊपर टिक कर देना। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी यहाँ पे बन रही है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। आपने जब एस्टिमेट करा, ठीक है, आपने जब एस्टिमेट करा तो गलत होने का चांस हो सकता है ना भाई। एस्टिमेट करा है, अनुमान लगाया है, तो अनुमान तो गलत भी हो सकता है। तो अनुमान के गलत होने के चांस को ना एरर्स, जितनी गलती होगी उस गलती को एरर बोलते हैं। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। और उस एरर की कैलकुलेटेड वैल्यू को स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर कौन कौन से, एक तो स्टैंडर्ड एरर सैंपल मीन का, क्योंकि आपने यहां से यहां एस्टिमेट करा, तो अगर यही गलत है तो आगे भी गलत है, ये सही है तो आगे भी सही है, इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। इसके बाद में स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। इस तरीके से 4 स्टैंडर्ड एरर आपको पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में रूट ऑफ एन। ये है सैंपल वेरिएंस। स्टैंडर्ड एरर सैंपल वेरिएंस होता है पॉपुलेशन वेरिएंस के डिनोमिनेटर में रूट में एन डिवाइड बाई 2। और सैंपल एच डी, स्टैंडर्ड एरर सैंपल एच डी होता है सिंपल सा पॉपुलेशन एच डी के डिनोमिनेटर में रूट में 2 इंटू में एन। ठीक है, ये वाले इनके फॉर्मूले हैं। सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में p इंटू क्यू के डिनोमिनेटर में n, जहां पे p और q है प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी फेलियर। ये तो याद है ना, अपन ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी फेलियर को डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू ऑफ n से। ठीक है, एंड अब कई बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करा और उन्होंने कहा कि सर हमने ना गूगल पे देखा है कि इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ऐसे लिखा हुआ है, पॉपुलेशन वेरिएंस के डिनोमिनेटर में रूट है, फिर n-1 है, डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला दोबारा जाके चेक करो, आप ये फॉर्मूला जाकर दोबारा चेक करो, तो उन्होंने यहाँ पे कैपिटल N लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल N लिखा हुआ है। और मेरे दोस्तों कैपिटल N पॉपुलेशन होती है।
राइट। कैपिटल एन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है। कैपिटल एन इज डिनोटेड फॉर ओनली फॉर पॉपुलेशन। तो ये वाला पॉपुलेशन के केस का बनेगा ना, तो ये वाला आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, हमने जो आपको ये 4 चीजें बताई हैं अपने आप में सही हैं, 100% सही हैं। लास्ट ईयर वालों को भी ये सब पढ़ाया था, इसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे, 100% सही है। आपका भरोसा है तो ये वाले फॉर्मूले मान लो। गूगल करोगे तो दिमाग में माथा पीछी होती रहेगा, तो माथा पीछी नहीं करना है। जो चीज आपको यहाँ पे बता दी है इन्हीं में से थ्योरी बनेगी और इनमें से फॉर्मूला पूछेंगे। सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या है? तो ये है। एसवी का फॉर्मूला क्या है? तो ये है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एचडी का वैल्यू क्या है? ये है। सैंपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है? तो ये है। ठीक है। सैंपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करी, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करी, दोनों में एरर आ गया एस्टिमेट करते वक्त, तो एरर का कैलकुलेटेड वैल्यू इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेटेड वैल्यू स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से आएगा। अब इन सब के ऊपर ना, इन सब के ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया और इनके ऊपर हो गया, एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है। इस वाले में नहीं करेंगे, ये वाला अपना सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, तो इसको थ्योरी पर सीमित रहने दो, वरना ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट आप ले पाओ, तो थ्योरी पोर्शन यहाँ से कर लो और 100% MCQ की प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बोली हैं कि इसका ये है, ये है, ये है, ये ऐसे है, थ्योरी क्वेश्चन के MCQ भी करवाऊंगा, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा। यहाँ पे आप अपने माइंड में बस सेट कर लो कि अच्छा ये थ्योरी ऐसे है, ये थ्योरी ऐसे है, ये थ्योरी ऐसे है। यहाँ पे मैंने जो जो बातें आपको बोली हैं 5 बार अपने माइंड में बातों को रिपीट कर लो, कॉपी में नोट कर लो शानदार तरीके से। कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में गलत नहीं कर सकते, 100% है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाएं। स्टैंडर्ड एरर हो गया। स्टैंडर्ड एरर के बाद में अभी मैंने आपको बोला था एरर होते हैं। ठीक है। ये तो एरर का कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर वैसे एरर की बात करें, ठीक है, एरर कितने तरह के हो सकते हैं? ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एस्टिमेट करा तो कुछ एरर आया, तो वह एरर 2 तरीके से होंगे। कौन कौन से एरर होंगे? 2 तरीके के एरर कौन से होंगे? टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। 2 एरर होंगे। ठीक है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। टाइप 2 एरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। बीटा क्या होता है? 1 माइनस अल्फा होता है। आपसे क्वेश्चन बोलेंगे कि अल्फा और बीटा का कंबाइन वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अल्फा और बीटा का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? तो 100% होता है। अल्फा क्या होता है? टाइप 1 एरर होता है। बीटा क्या होता है? टाइप 2 एरर होता है। अल्फा का एक और नाम क्या होता है? इसका सिनोनिम कौन होता है? तो इसका सिनोनिम आपका सिग्निफिकेंस लेवल होता है। ठीक है। बीटा का सिनोनिम क्या होता है? तो बीटा का सिनोनिम आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है भैया, बीटा का सिनोनिम आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आगे आपसे बोलेंगे टाइप 1 एरर का एक और नाम बताओ। ठीक है, एक और नाम बताओ। तो एक और नाम होता है इसका फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है भाई, क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव। इसके बाद में टाइप 2 एरर का एक और नाम बताओ। तो एक और नाम होता है इसका फॉल्स नेगेटिव। ठीक है भाई, क्या नाम होता है? फॉल्स नेगेटिव। तो एरर के ऊपर ये वाले क्वेश्चन बनेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बोलेंगे टाइप 1 एरर क्या है? व्हाट इज टाइप 1 एरर? तो टाइप 1 एरर अल्फा है। अल्फा का नाम सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल नहीं होगा तो फॉल्स पॉजिटिव होगा। टाइप 2 एरर क्या है? बीटा है। बीटा क्या है? 1 माइनस अल्फा है। और इसका नाम क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा तो क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो? तो ये कुल मिलाकर के आपका थ्योरी है। ठीक है, दिस इज द थ्योरी पोर्शन। इसके बाद में एक थ्योरी पोर्शन बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि कितने ऐसे एन में से कितने बंदे ऐसे रह गए जिनके पास सिलेक्शन करने का चॉइस नहीं था। ठीक है, हमारे पास 4 बंदे हैं, 4 बंदों को टॉफी देनी है। पहले बंदे को बोला भैया 4 में से कोई टॉफी ले ले, इसने कोई जाके एक ले ली। दूसरे को बोला तू भी कोई भी टॉफी ले ले, इसके पास भी चॉइस था। तीसरे के पास भी चॉइस था, लेकिन चौथे के पास चॉइस नहीं है। चौथे के लिए एल्पन लीव में टॉफी बचा, तो वही इसको खाना पड़ेगा, चाहे इसको पसंद है चाहे इसको पसंद नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि कितने कितने वैल्यू पॉइंट ऐसे रह गए जिनके पास सिलेक्शन करने का चॉइस नहीं था। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपके पास सैंपल साइज होना चाहिए। ठीक है, आपके पास सैंपल साइज होना, एस सैंपल साइज। अगर सैंपल साइज n है तो डिग्री फ्रीडम n-1 होगा। एक क्वेश्चन इस पॉइंट पे 100% पक्का आएगा। सैंपल साइज n है तो डिग्री फ्रीडम n-1 है। सैंपल साइज n, डिग्री फ्रीडम n-1, डिग्री फ्रीडम n-1, सैंपल साइज n। ठीक है, सैंपल साइज कभी कभी ऐसा ना होकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
यानी कि मान लेते हैं सेक्शन ए का सैंपल साइज n1 है और सेक्शन बी का सैंपल साइज n2 है। आप इसको अपने ऊपर ले लो, क्लास 12 के सेक्शन ए में n1 बच्चे, क्लास 12 के सेक्शन बी में n2 बच्चे, तो n1 n2 अलग अलग करके दिया हुआ है। तो डिग्री फ्रीडम कितना होगा, डिग्री फ्रीडम n1 प्लस में n2 माइनस 2 होगा। ठीक है भाई, डिग्री फ्रीडम कितना होगा, n1 प्लस n2 माइनस 2 होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे टी टेस्ट पे आएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे टी टेस्ट पे पूछा जाएगा। और टी टेस्ट का मतलब जानते हैं ना, आपको टेस्टिंग अप्लाई करनी है। इतिहास को चेंज करना चाहते हो तो पहले टेस्टिंग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले सैंपल मीन था 12, पॉपुलेशन में निकल कर आया था आपका 14, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू को साबित करने के लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है, और टेस्टिंग आपकी टी टेस्ट से होती है। तो टी टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये अप्लाई कब होता है, जब ये अप्लाई होता है स्मॉल सैंपल टेस्ट में। ठीक है, जब आपके पास स्मॉल सैंपल है। टी टेस्ट कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं, टू टाइप ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, टू टाइप ऑफ टी टेस्ट, दो तरीकों के टी टेस्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो है वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, एक है वन सैंपल टी टेस्ट, एक का नाम है वन सैंपल टी टेस्ट, और दूसरे का नाम है टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, टू सैंपल टी टेस्ट। ओके जी, टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, टू सैंपल यानी कि ये वाला n1 n2, वन सैंपल यानी कि ये वाला n। तो वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट की दो वैल्यू हैं, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट। आपको बोलेंगे टी टेस्ट में टी की वैल्यू बताइए। ठीक है, यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक बताइए। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक बताइए। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक बताइए। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये होता है एक्स बार माइनस में म्यू। ठीक है, एक्स बार माइनस में म्यू, इस म्यू को हाइपोथाइज्ड वैल्यू भी कहते हैं। एक्स बार माइनस में हाइपोथाइज्ड वैल्यू यानी कि, या फिर एक्स बार माइनस में म्यू पॉपुलेशन मीन। एक्स बार माइनस में हाइपोथाइज्ड वैल्यू यानी कि, मतलब यानी कि नहीं, या फिर एक्स बार माइनस में म्यू या फिर हाइपोथाइज्ड वैल्यू के डिनोमिनेटर में एस। ठीक है, एस क्या है, ये वाला सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे रूट n माइनस वन से। 100%, 100%, 100% n माइनस वन होगा, n माइनस वन होगा, n माइनस वन होगा, n नहीं होगा। अपने माइंड में बात को सेट कर लो, n नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अपने माइंड में बात को सेट कर लो। आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, बात खत्म हो गई। मेरे से बहसबाजी मत करना, बुक में गलत लिखा हुआ है, गलत मेंशन है, गलत मेंशन है। n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन होगा, 100% n माइनस वन होगा। ठीक है भैया, इसके बाद में टू सैंपल टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, टू सैंपल टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू क्या होती है, तो टू सैंपल टेस्ट में वैल्यू बनती है एक्स बार माइनस में वाई बार। दो सैंपल है ना, दो सैंपल के दो मीन, तो एक्स बार माइनस वाई बार के डिनोमिनेटर में s के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ऑफ n1, मल्टीप्लाई करेंगे n2, डिवाइड कर देंगे n1 प्लस में n2। ठीक है भैया, ये वाला इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन में s के साथ में n1 इंटू n2 अपॉन में 1 अपॉन n1 प्लस में 1 अपॉन n2। ये वाला फॉर्मूला होगा टू टेस्ट में, टू सैंपल टी टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू। तो ये आपका इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का थ्योरी है। इसी थ्योरी के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर्स में दिए गए हैं। जहां आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तकलीफ आती है तो आप उसको अब इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा उन क्वेश्चंस को देखो, 100% नहीं आएगी। ठीक है, 2 मिनट का समय दो मुझे, इन सबको इरेज करने दो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी बातें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी बातें आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। और रात को जब सोओगे, ठीक है ना, कल होली है, आज रात को सोओगे तो 2 बार सोते हुए अपने माइंड में बोलना है। ठीक है, अपने माइंड में बोलना है भैया पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सैंपल है, पॉपुलेशन सैंपल आया, सिलेक्ट करा, सिलेक्ट सैंपलिंग करा, 2 सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ऐसे आंखें बंद करके रात को बोल बोल के सोना है आपको, तब जाकर के आपको सारी थ्योरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। एंड ध्यान रखना, इन सभी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीडियो में करवाऊंगा, 100% कराऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, 100% कराऊंगा। ये आपका थ्योरी पोर्शन यहाँ से निपट जाएगा। ठीक है भैया, समझ गए ना बात को। आगे बढ़ते हैं टाइम सीरीज पे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं टाइम सीरीज पर। और टाइम सीरीज का पहले पूरा नाम लिखो यहाँ पे, टाइम सीरीज डेटा। ठीक है भाई, टाइम सीरीज का पूरा नाम है टाइम सीरीज डेटा। और टाइम सीरीज में आपको 4 वैरायटी के थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टाइम सीरीज डेटा के कितने मॉडल होते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज डेटा के कितने मॉडल होते हैं, टाइम सीरीज डेटा के कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज डेटा के कंपोनेंट क्या होते हैं और टाइम सीरीज डेटा के मेथड्स क्या होते हैं।
ठीक है। इन 3 वैल्यूज पर आपके थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट, टाइम सीरीज के मॉडल और टाइम सीरीज के मेथड्स। टाइम सीरीज का मतलब क्या है? एक ऐसा डेटा आपने बनाया है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कलेक्ट किया गया था। अगर मैं आपके खुद का डेटा फाइनल एग्जाम के पहले का पूरा डेटा मंथ वाइज कैलकुलेट करूं तो पूरा डेटा बनकर जो आएगा वो पूरा डेटा बनकर आएगा, उसको डालेंगे टाइम सीरीज डेटा में। टाइम सीरीज डेटा में डालने के बाद जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो 4 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने कंपोनेंट? 4 कंपोनेंट में। तो देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज डेटा। ठीक है भैया, कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज डेटा। पहला है टी, फिर है सी, फिर है आई, फिर है एस। एस का मतलब है सीजनेबल, सीजनल। ठीक है, क्या है इसका मतलब? सीजनल कंपोनेंट या फिर सीजनल ट्रेंड कह सकते हैं इसको। ठीक है, सीजनल ट्रेंड कह लो, सीजनल कंपोनेंट कह लो, या फिर सीजनल वेरिएशन कह लो। ठीक है, ट्रेंड कह लो, वेरिएशन कह लो, कंपोनेंट कह लो, जो आपको कहना है कहो। ठीक है, तीनों बातें बराबर हैं, सीजनल कंपोनेंट, सीजनल वेरिएशन, सीजनल ट्रेंड। तो चौथे में से एस है। एस का मतलब सीजनल। आई का मतलब है इरेगुलर। ठीक है भाई, आई का मतलब है इरेगुलर। फिर आगे ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड बोलो, इरेगुलर वेरिएशन बोलो, इरेगुलर कंपोनेंट बोलो, जो बोलना है बोलो। सी का मतलब है साइक्लिकल। ठीक है, सी का मतलब है साइक्लिकल। ठीक है, साइक्लिकल वेरिएशन, साइक्लिकल ट्रेंड और साइक्लिकल कंपोनेंट। टी का मतलब है सिंपल सा ट्रेंड। ठीक है, इसका एक और नाम होता है सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है भाई, क्या होता है इसका नाम? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड की खासियत ये है कि ये भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, इसको मेजर करने के लिए लॉन्ग टर्म डेटा की जरूरत होती है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन 10 साल में एक बार कैलकुलेशन होगी। ठीक है, 5 साल में एक बार कैलकुलेशन होगी। इंडिया में जो 5 ईयर प्लानिंग बनती थी पहले, तो 5 साल में प्लानिंग, 5 साल में प्लानिंग, 5 साल में प्लानिंग। तो अगर उसका डेटा हम जोड़ेंगे तो सेक्युलर ट्रेंड में आएगा वो। ठीक है, उसके बाद साइक्लिकल का, साइक्लिकल में सिर्फ बिजनेस साइकिल आती है। ठीक है, साइक्लिकल में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस साइकिल आती है। तो साइक्लिकल ट्रेंड सिर्फ बिजनेस साइकिल ट्रेंड को फॉलो करता है। इरेगुलर ट्रेंड का मतलब भैया, इरेगुलर का मतलब कुछ भी अचानक हो गया। कोविड आया, कोविड आने से नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज हो गया, तो अचानक हो गया, हर साल नहीं हो रहा, इरेगुलर है। फैक्ट्री में शानदार तरीके से काम चल रहा था, शानदार तरीके से चलते चलते मशीनरी खराब हो गई, काम स्टॉप हो गया, तो अचानक हो गया, हर बार मशीनरी खराब नहीं होगी, इरेगुलर ट्रेंड है। ठीक है, कोविड में जो अभी मैंने कोविड वाला एग्जांपल दिया, कोविड की जगह पे आप मान लो गर्मियों में, गर्मियों में पेशेंट्स की तबीयत खराब हुई जिससे नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो गए। तो गर्मियां तो हर साल आएंगी भाई, गर्मियां तो हर साल आएंगी ना। कोविड एक बार आया, अब नहीं है, तो नंबर ऑफ पेशेंट कोविड की वजह से इंक्रीज नहीं हुए, तो इरेगुलर है। गर्मियां हर बार आएंगी, गर्मियों की वजह पेट खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बंदे हॉस्पिटल जा रहे हैं, नंबर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सीजनल में आएगा, क्योंकि गर्मियां हर साल आएंगी, हर साल ऐसा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से दिवाली से पहले गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाना, तो दिवाली हर साल आएगी। होली से पहले रंगों का प्राइस इंक्रीज हो जाना, होली हर साल आएगी, रंगों का प्राइस इंक्रीज होगा, तो सीजनल ट्रेंड। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 ऐसे करके। इन 4 कंपोनेंट को जब ऐड करते हैं तो वो मॉडल बनते हैं। तो मॉडल कितने होते हैं? 2 मॉडल होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, एक होता है एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में इनको ऐड करते हैं, टी प्लस में, सी प्लस में, आई प्लस में, एस। और मल्टीप्लिकेटिव में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टी इंटू सी इंटू आई इंटू एस। ठीक है, आपसे बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो मल्टीप्लाई वाला। कौन सा एडिटिव मॉडल है? तो मल्टी ऐड वाला। ठीक है, ऐड में करना क्या है? इन सबको ऐड करना है, टी प्लस सी प्लस आई प्लस एस, मल्टीप्लाई करना है, टी इंटू सी इंटू आई इंटू एस, ऐसे करके। ठीक है, आपने भैया ये क्या कहते हैं, कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट को मॉडल में कन्वर्ट कर लिया, मॉडल में कन्वर्ट करके आपके पास ऐसे करके टेबल आ गई। ठीक है, ऐसे करके आपके पास टेबल आ गई। अब इस टेबल को एनालाइज करना है। इस टेबल को एनालाइज करने के लिए आपको मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो 2 मेथड होते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है मेरे भाई, मूविंग एवरेज मेथड होता है। मूविंग एवरेज के बाद में एक लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड, इन दोनों मेथड्स पर आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 5 नंबर की केस स्टडी में। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वैसे तो मैंने आपको कंप्लीट टाइम सीरीज करवाया हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अपन इस वीडियो में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। थ्योरी पोर्शन यही है। ठीक है भाई, थ्योरी पोर्शन यही है। अब इस वाली थ्योरी पोर्शन को पढ़ने के बाद में आपसे बोला जाता है कि भैया ये वाला मेथड कौन सा ग्राफ जनरेट करता है। ठीक है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा का ग्राफ कैसे होता है, तो आपने देखा होगा इसका ग्राफ ऐसे 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 करके बनता है। इस वाले ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोरीग्राम, ठीक है। हिस्टोरीग्राम होता है, ठीक है। दिस ग्राफ इज नोन एज हिस्टोरीग्राम। तो ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज नोन एज हिस्टोरीग्राम। इसके बाद आपने जब यहाँ पे टेबल बना ली, टेबल से मेथड बना लिया, मेथड के बाद में टाइम सीरीज डेटा का यूज क्या है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा का यूज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्यूचर एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड में फ्यूचर एस्टिमेट होता है, ठीक है ना। एस्टिमेट, फ्यूचर की वैल्यूज एस्टिमेट होती हैं, और पास्ट डेटा का एनालाइज होता है, ठीक है। अगर पास्ट डेटा है तो पास्ट डेटा को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, पास्ट डेटा एनालिसिस, ठीक है। पास्ट डेटा एनालिसिस पॉसिबल होता है, और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लानिंग पॉसिबल होती है, क्योंकि आपका पास्ट डेटा होता है, फ्यूचर एस्टिमेट करना है तो प्लानिंग बना पाते हैं, ठीक है। आपने फ्यूचर में एस्टिमेट करा हम 100 करोड़ कमाएंगे, तो 100 करोड़ पे कमाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, तो प्लानिंग पॉसिबल है। टाइम सीरीज डेटा के इंपॉर्टेंट यूजेस, ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। बाकी आपके एमसीक्यू में लिखा आएगा, उसको आप रीड करके अपना पता चल जाएगा कि ये 3 से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा होगा तो टिक कर दो, नहीं हो रहा होगा तो वाला आंसर आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो ये आपका कुल मिलाकर के टाइम सीरीज डेटा का थ्योरी है। टाइम सीरीज डेटा थ्योरी के बाद में 2 क्वेश्चन थ्योरी के बनेंगे एलपीपी से, ठीक है भैया। 2 क्वेश्चन थ्योरी के बनेंगे एलपीपी से, और एलपीपी में भी क्या, एलपीपी में आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट, ठीक है। आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट, ये जो आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड है ना, इसके थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड में होता क्या है, आपको याद है, कॉर्नर पॉइंट पता करते हैं अपन, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे ये वाला शेडिंग पोर्शन आ गया, इस वाले शेडिंग पोर्शन में एक कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है। तो कॉर्नर पॉइंट पता करने के बाद में आइसो कॉस्ट मेथड अप्लाई होता है। इसी तरीके से प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट का ग्राफ ऐसे बना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है शेडिंग पोर्शन है, तो शेडिंग पोर्शन में एक कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है। तो इन 3 कॉर्नर पॉइंट पर आइसो प्रॉफिट मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, आइसो कॉस्ट मेथड कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जिसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। आइसो प्रॉफिट कौन से मेथड, कौन से टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होगा, रिवेन्यू को मैक्सिमम करना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने होंगे, ठीक है, उस तरीके में अप्लाई होगा। अब आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट में होता क्या है, आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट में आपको अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, अपनी मर्जी से करनी होती है, बिल्कुल स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। इंडिपेंडेंस है, कैसे मर्जी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करनी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करनी चाहिए। तो बोला जाएगा आपसे, आइसो कॉस्ट में जो लाइन ड्रॉ करी है, ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, वो ब्लू लाइन का नाम क्या है, तो आइसो कोस्ट लाइन नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है, आइसो कोस्ट लाइन नाम है। यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करी है इसका नाम क्या है, तो आइसो प्रॉफिट नाम है, ठीक है। आइसो प्रॉफिट लाइन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में सीधा बोलेंगे, आइसो प्रॉफिट में आपने कौन सी लाइन ड्रॉ करी, आइसो प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करी। आइसो कॉस्ट में कौन सी लाइन ड्रॉ करी, आइसो कॉस्ट लाइन ड्रॉ करी। सेकंड, इसके अंदर रूल होता है कि आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो प्रॉफिट लाइन को आपको, मतलब करेक्ट वैल्यू पता करने के लिए आपको इन तरीके से ऐसे मूवमेंट करवानी होती है, ठीक है। इसको ऐसे करके मूवमेंट करानी होती है, इधर आगे और पीछे मूवमेंट करानी होती है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आइसो प्रॉफिट मेथड में जो आइसो प्रॉफिट की लाइन है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, या आइसो कॉस्ट की लाइन की मूवमेंट कैसे होती है, तो पैरेलल मूवमेंट होती है, ठीक है भैया। मूवमेंट कैसे होती है, पैरेलल मूवमेंट होती है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मूवमेंट कैसा होता है, तो मूवमेंट होता है पैरेलल, ठीक है भैया। पैरेलल मूवमेंट होता है, पैरेलल मूवमेंट। अब उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि आइसो प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट आता कैसे है, तो आइसो प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे आता है, देखो जैसे मैंने पहले ये लाइन ड्रॉ करी, दूसरी ये ड्रॉ करी, तीसरी ये करी, चौथी ये करी, इस चौथी पे ये वाला कॉर्नर पॉइंट आया था, पहली पे ये वाला कॉर्नर पॉइंट आया था, ठीक है। किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई कॉर्नर पॉइंट आएगा, तो ऐसी लाइन और ऐसे कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा जो लाइन ओरिजिन पॉइंट सबसे दूर होगी, ठीक है। ये वाला आपका ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से ये वाली लाइन सबसे दूर है, ठीक है भाई। लाइन तो यहाँ पे भी आएगी दूर, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं है। जो लाइन और कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन से सबसे दूर है, वहां पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपसे बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से पॉइंट, कौन से लाइन पे जनरेट होता है, तो ऐसे पॉइंट और ऐसे लाइन पे जनरेट होता है जो फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन होता है, ठीक है।
जो फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन होता है, ओरिजिन से सबसे दूर जो होता है, ठीक है, ओरिजिन सबसे दूर, और इसमें उल्टा हो जाएगा, जो ओरिजिन के सबसे पास आएगा, ठीक है, जो ओरिजिन के सबसे पास आएगा, जो क्लोजेस्ट टू ओरिजिन आएगा, ठीक है, जो क्लोजेस्ट टू ओरिजिन आएगा। जैसे एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, आगे वाली लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, आगे वाली यहाँ फिर ऐसे करके यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई, पैरेलल लाइन। तो पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों में से जो सबसे नजदीक है, सबसे पास है, ओरिजिन के सबसे पास है, ओरिजिन के सबसे पास ये है, तो इस वाले पॉइंट पे आपका मिनिमम कॉस्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये थ्योरी है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। दोबारा से रिवाइज करें फटाफट तेजी में। दो टाइप के ग्राफ हैं, दो टाइप के फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम कहते हैं, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम कहते हैं। मैक्सिमम के केस में ग्राफ बनाने के बाद में आपने जो लाइन ड्रॉ करी उसका नाम क्या है, आइसो प्रॉफिट लाइन नाम है। कॉस्ट के केस में आइसो कॉस्ट लाइन नाम है। चाहे आइसो कॉस्ट लाइन का नाम हो, चाहे आइसो प्रॉफिट का नाम हो, इनकी मूवमेंट कैसे है, पैरेलल मूवमेंट है। आंसर कैसे जनरेट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, मिनिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे पॉइंट और ऐसे लाइन पे जनरेट होगा जो पॉइंट और लाइन ओरिजिन से सबसे दूर होगा, ठीक है, ओरिजिन सबसे दूर होगा, फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। और मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे जनरेट होगी, ऐसे पॉइंट और ऐसे लाइन पे जनरेट होगी जो ओरिजिन सबसे पास होगा, ठीक है भी, जो सबसे पास होगा। तो ये आपका आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मेथड है। मेरे हिसाब से यही 3 चैप्टर का थ्योरी है जो आपके एग्जाम में आएगा और आपको परेशान करेगा। एंड इस वीडियो के बाद में आपकी परेशानी हल हो गई है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अपने बिहाफ पे जो आपके पास मटेरियल है उस मटेरियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 1000%। अगर आप पहले 4 क्वेश्चन गलत करते थे तो अब आप एक क्वेश्चन पे आ जाओगे, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू गलत होगा, या पहले 5 क्वेश्चन गलत करे थे वो 2 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी सब एकदम सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो एंड वेट करो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। 9 तारीख को आपसे मुलाकात करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे एंड इन चैप्टर के भी उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। ये वाला थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा, धूमधाम से आपका मस्त एग्जाम होगा। कल होली है, होली एंजॉय करो, हैप्पी होली टू ऑल। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।